हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सीरीज का क्लास नंबर 2। क्लास 1 में यहाँ पे करा चुका हूँ, जहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो डेली आपका 6 पीएम पे इंग्लिश की क्लास आपको मिल जाएगी और 9 पीएम पे हम रीजनिंग करेंगे। इतना मैं श्योरिटी देता हूँ कि इस क्लास के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आपका टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट होगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करे हो, स्टेनो चाहे वो एसएससी स्टेनो, DSSB, DDA, FSI, आपको पता है कि इंग्लिश और रीजनिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे रहता है। क्लासेस को डेली देखना है। 6 पीएम पे इंग्लिश है, 9 पीएम पे रीजनिंग है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एरर आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया है कि वेलर एश्योर्ड डीन दैट द अथॉरिटीज वर सेटिस्फाइड इन मराठा टेम्परेरी। बताना है एरर आपका। ऑप्शन नंबर 1 है। क्या इसमें कोई आपका एरर दिख रहा है? बी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि सेटिस्फाइड इन मराठा में एरर है, या थर्ड ऑप्शन है अथॉरिटीज वर में एरर है। डी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि नो एरर आपका रहेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है एरर बताना है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे जो एरर आपका रहेगा बी वाले ऑप्शन में, क्या एरर है नोट कर लेना कि सेटिस्फाइड के साथ आपका प्रीपोजिशंस क्या आता है? आपका विद आता है, ना कि इन आता है। तो सेटिस्फाई विद आप बोलते हो, सेटिस्फाइड विद समथिंग यहाँ पे होता है। यहाँ पे तो सेटिस्फाई के साथ विद आता है, ना कि इन आएगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ से आप सेटिस्फाई हो रहे तो वहाँ पे विद लगाना पड़ेगा, ना तो इन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का यहाँ पे मिस्टेक था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में, इनकी जगह आप बिल्कुल यहाँ पे लगाओगे सेटिस्फाइड विद समथिंग यहाँ पे होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बी ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक था। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 क्वेश्चंस आते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव तो लगभग 80 to 90% जो है सही हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये होता है कि आपके 2 या 3 क्वेश्चन किसी किसी में आपके 4 भी गलत हो जाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेंगे और लेवल सभी का सही रहेगा। धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और एक्टिव पैसिव भी होंगे यहाँ पे अच्छे वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कनन सेड टू शुभा, आई विल रिटर्न दी बुक बिफोर आई विल रिटर्न दी बुक आफ्टर आई हैव रीड इट। अब यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है। आपको पता है कि इनडायरेक्ट में आपका विल का क्या हो जाता है? आपका वुड हो जाता है। अब हमें यहाँ पे विल का वुड ढूंढना पड़ेगा कि विल का वुड किस किस में है। फर्स्ट वाले में क्या विल का वुड है? नहीं यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे विल लिखा हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट में विल आपका चेंज हो जाता है वुड में। सेकंड वाले में वुड है, वुड हो सकता है। थर्ड वाले में भी विल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ वाले में आपका वुड है। ठीक है, अब हमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में देखना है कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट वाला होगा। तो कुणाल टोल्ड सुबह बिल्कुल सही है। ही वुड इसके बाद भी सही है। रिटर्न द बुक आफ्टर ही हैज़ रीड इट आएगा, या फिर ही हैड रीड इट। देखो क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या दिया था? हैव दिया था। हैव है यानी प्रेजेंट का परफेक्ट है। अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। यानी हैज़ और हैव जो है वो चेंज हो जाता है किसमें? हैड में। ठीक है, हेड में चेंज होता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड भी हो जाएगा गलत। फर्स्ट और थर्ड तो आपका विल की वजह से गलत हो जाएंगे। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे विल की वजह से गलत होगी। और सेकंड और फोर्थ वाले, सेकंड वाला यहाँ पे हैज़ का हैज़ रखा है, यानी चेंज नहीं किया हेड में, तो इस वजह से गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन यानी डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। आई लिव दैट ब्लैक स्मॉल ओल्ड स्कूटर दैट ऑलवेज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ दैट बिल्डिंग। तो यहाँ पे बताना है कौन सा वाला यहाँ पे इंप्रूवमेंट सेक्शन यहाँ पे आएगा। ए बी सी यानी फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका है कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, यानी नो इंप्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें आई लव डैट, तो यहाँ पे जो मिस्टेक आपका है, इसका क्या यहाँ पे सीक्वेंस होता है? सबसे पहले आपका इसे नोट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वांटिटी आती है। ठीक है, क्वांटिटी सबसे पहले आती है, उसके बाद क्वालिटी आती है, सेकंड नंबर पे क्वालिटी आती है। फिर आप बोलोगे कि साइज आएगा, साइज के बाद आपका शेप आता है, साइज के बाद शेप आता है। फिर शेप के बाद आपका क्या आएगा? कंडीशंस, किस कंडीशन में हुआ है? कंडीशन है। कंडीशन के बाद जब एज आएगा, एज के बाद आपका कलर आता है, एज के बाद कलर है, और कलर के बाद लास्ट में उसका पर्पज, क्या उसका पर्पज है। ठीक है, वो सब बाकी सब आपका कलर के बाद। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने इसका कलर दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, और इसका क्या दिया हुआ है? साइज दिया हुआ है। तो पहले क्या आएगा? आपका साइज आएगा, यानी स्मॉल पहले आएगा, तो स्मॉल पहले आएगा। उसके बाद शेप इन्होंने दिया नहीं है, तो इसके बाद इन्होंने दिया है क्या? एज इन्होंने दिया है, तो एज यहाँ पे क्या है? ओल्ड है, तो स्मॉल ओल्ड आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने ओल्ड के बाद कलर दिया है, तो कलर क्या है इसका? ब्लैक। तो स्मॉल ओल्ड ब्लैक स्कूटर, स्मॉल ओल्ड ब्लैक स्कूटर, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा थर्ड वाला राइट। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट था। और ये जो मैंने बताया यहाँ पे जो इसका क्रम होता है, जिस टाइप से इन्हें रखा जाता है, वो सभी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट ये है, काफ़ी बार आता है। नेक्स्ट यहाँ पे ईडियम है। ईडियम दिया हुआ है कि एज द क्रोज फ्लाई, एज द क्रोज
फ्लाई यहाँ पे ईडियम है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे ये दिया हुआ है। क्या इसका राइट मीनिंग है? बी ये रहा, सी ये रहा, डी रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट के बीच एक टाइम से आप शॉर्टेस्ट पाथ यानी बहुत ही शॉर्ट पाथ आप कह सकते हो। ये इसका मीनिंग होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे एस दी क्लोज फ्राई का यहाँ पे क्या मीनिंग है वो नोट कर लेना, ईडियम है। और यहाँ पे सबसे छोटी डिस्टेंस आप कह सकते हो, टाइम सबसे छोटा रास्ता आप कह सकते हो, या इजी आप कह सकते हो, बहुत ही ठीक है, जहाँ से आपका आसानी पड़े वो चीज़ आप कह सकते हो कि इसका ये मीनिंग देता है। काफ़ी मीनिंग को थोड़ा यहाँ पे चेंज करके दे सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर यही आपका देगा। शॉर्टेस्ट आप बोलोगे, शॉर्टेस्ट वहाँ पे देगा ही देगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका मीनिंग होता है एज द क्रोज फ्लाई। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पे आपका फिलअप है। अच्छा, क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव को अलग से हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितना भी आप देखोगे यहाँ पे 60 मार्क्स 65 मार्क्स का 65 मार्क्स का हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं सीरीज में। इसके अलावा जो आपका 35 मार्क्स का है जिसके अंदर आपका क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव आता है, उसे हम डेली एक एक क्लोज और एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक क्लोज एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे करके हम कवर करेंगे। पहले हम जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2019 का जो स्टेनो का एग्ज़ाम था, और उसको हम पहले कवर करेंगे, जो अभी आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था 2020 वाला, ठीक है। तो उसके क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव को कवर करेंगे, तो वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बताना है फिलअप में कौन सा आएगा। सी वॉज टायर्ड एज सी वॉज वर्किंग सिंस मॉर्निंग। 4 या सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम, तो बिल्कुल यहाँ पे मॉर्निंग दिया है पॉइंट ऑफ टाइम। 4 आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, तो 4 और सिंस वाले काफ़ी यहाँ पे एरर आते हैं। तो सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं और 4 हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो 2 ये आते हैं। अब बाकी जो सेंटेंस होता है जहाँ पे सिंस और 4 होता है वो हमारा कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट तो आपका नहीं आएगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका गया। आप परफेक्ट कंटिन्यूस आता है तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन भी आपका हट जाएगा। अब आएगा या आपका फर्स्ट आएगा या फिर फोर्थ आएगा, यानी हैज़ आएगा या फिर हैड आएगा। ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा? सेंस देखो, सेंटेंस का सी वॉज टायर्ड पास्ट का सेंस चल रहा है, यानी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे फिलअप करना था। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। द टीचर सेड टू द बॉयज सिंस इट इज़ सो वार्म लेट अस गो फॉर स्विमिंग। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इसका बनाना है, ये ऑप्शन ए रहा, बी ऑप्शन ए रहा, तो सी ऑप्शन ए रहा, और डी ऑप्शन आप देख लो यहाँ पे क्या है, पहले पढ़ लो। सिंस इट इज़ सो वार्म लेट अस गो है ना, लेट अस गो, जहाँ पे लेट अस है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, उसको जब इनडायरेक्ट में बनाने हैं तो क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वाले में तो वुड लिखा हुआ है, गलत हो गया। सेकंड वाले में शुड है, हो सकता है। थर्ड वाले में शल लिखा है, तो इसलिए थर्ड वाले भी गलत, फर्स्ट वाला भी गलत। अब हमारा फोर्थ वाला देखना है। फोर्थ वाले में यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट गो, तो मस्ट तो वैसे ही नहीं आएगा कि जाना ही चाहिए, हमें जाना चाहिए, वो सुझाव दे रहा है, तो लेटस वहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन है, नहीं बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। द टीचर सजेस्टेड टू द बॉयज दैट दे शुड गो फॉर स्विमिंग सिंस इट वॉज सो वार्म, ठीक है। लेटेस्ट वाला सेंटेंस जो भी होगा उसमें अगर आपका इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो वहाँ पे लेटेस्ट को आप शुड से यूज़ करोगे। लेटेस्ट मतलब वो सुझाव सजेस्ट करे कि जाना चाहिए, तो वहाँ पे शुड यूज़ करा उन्होंने, ठीक है। सिनोनिम बताना है यहाँ पे इमेजनरी का। फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, सेकंड ऑप्शन ये रहा, थर्ड ऑप्शन ये रहा, फोर्थ ऑप्शन ये आ रहा, ठीक है। इमेजनरी का यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे अभी माइक का थोड़ा प्रॉब्लम चला, खराब है, तो बैकग्राउंड सुन रहा था, तो उसके लिए ऑफ ही जाता है, ठीक है। इमेजनरी थोड़ा यहाँ पे इमेजनरी का सिनोनिम बताना है, तो इमेजनरी का सिनो बताना है कि क्या यहाँ पे राइट सिनो होगा, फैक्चुअल होगा, पल्पेबल होगा, सब्सटेंशियल होगा, या फिर आपका फिक्टिशियस होगा। इमेजनरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, जो आपका इमेजनरी हो, काल्पनिक हो। इसका सिनोनिम देखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आपका? फिक्टिटियस, यानी ऑप्शन नंबर 2। इमेजनरी का फिक्टिटियस, इसका मतलब होता है फॉल्स, यानी जो चीज़ आपका सही ना हो। इमेजनरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, काल्पनिक मतलब झूठा, जो चीज़ आपका रियल में है नहीं। और इसका अपोजिट बोलेगा तो फैक्चुअल इसका अपोजिट, जो फैक्ट से संबंधित हो, ठीक है, जो रियल हो। पल्पेबल का होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, यानी जिसे हम छू सकते हैं। सब्सटेंशियल मतलब विशाल भी होता है, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंशियल, ठीक है। तो बाकी यहाँ के हो गया। इमेजनरी का सिनोनिम पूछा था, तो डी ऑप्शन इसका राइट था, जिसका मीनिंग हो जाएगा फिक्टिटियस यानी फॉल्स। नेक्स्ट है आपका ही हैज़ इनफ स्किल्ड टू हैंडल हिज प्रॉब्लम ऑन हिज ओन। तो ऑप्शन नंबर ए ये रहा, बी ऑप्शन ये रहा, सी ऑप्शन ये रहा, और डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट सेक्शन बताना है, ही हैज़ इनफ स्किल टू हैंडल हिज प्रॉब्लम ऑन हिज ओन। अब यहाँ पे इनफ वाला रूल यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, इनफ वाला रूल। इनफ में क्या होता है, अगर आपका एडवर्ब हो गया इनफ, ठीक है, एडवर्ब है, इनफ के बाद अगर यूज़ करेंगे एडजेक्टिव का, अगर एडजेक्टिव है, और इनफ से पहले हम यूज़ करेंगे किसका, नाउन का, और इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर यहाँ पे आते हैं। तो ये रूल है, जहाँ पे आपको इनफ यूज़ करना, इनफ यूज़ हुआ है तो उसके बाद एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ होगा, और उससे पहले ही आपका, अगर उसमें एडजेक्टिव है उससे आसपास, पहले या बाद में, तो कहाँ पे यूज़ होगा एडजेक्टिव, बाद में। अगर नाउन है तो नाउन कहाँ पे यूज़ होगा, पहले। एरर में सिर्फ वो यही देगा कि एडजेक्टिव को इससे पहले लिखेगा और नाउन को इसको बाद बाद में लिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्किल्ड है, स्किल्ड हमारा क्या है, स्किल्ड हमारा उसका एडजेक्टिव फॉर्म बता रहा है, तो यहाँ पे इनफ स्किल्ड नहीं आएगा, स्किल्ड इनफ होना चाहिए था। तो यहाँ पे इनफ, स्किल्ड इनफ यहाँ पे होता तो यहाँ पे बिल्कुल राइट होता। तो इसमें देखो स्किल्ड इनफ ऑप्शन नंबर बी में, फर्स्ट वाले में इनफ गुड, एडजेक्ट गुड भी एडजेक्टिव है तो बाद में एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे हाँ सॉरी, स्किल्ड हमारा क्या हो जाएगा, स्किल्ड हमारा हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, ठीक है, एडजेक्टिव को पहले लिख दिया, नहीं, देखो यहाँ पे उल्टा यहाँ पे बता दिया मैंने। एडजेक्टिव इससे पहले यूज़ होगा, एडजेक्टिव इनफ मनी बोलते हैं ना, इनफ मनी से इसे याद कर लेना। इनफ मनी एक वर्ड याद कर लो, मनी तो नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो नाउन बाद में यूज़ होगा, ठीक है। ये एडवर्ब है, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब है, और एडजेक्टिव इससे पहले होगा। रूल्स हो थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लेना, वहाँ पे थोड़ा मैंने उल्टा ही बोल दिया। वो इनफ से पहले एडजेक्टिव यूज़ होगा और बाद में नाउन फॉर्म यूज़ होगा। इसको याद कर सकते हो, इनफ मनी एक याद कर लेना है, ठीक है। इनफ मनी बोलते हैं, इनफ मनी यानी मनी आपका नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो नाउन आपका बाद में यूज़ होगा और एडजेक्टिव इसका पहले यूज़ होगा, ठीक है। एडजेक्टिव इसका पहले यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे, ऑप्शन नंबर देखोगे यहाँ पे सेकंड वाला, ही इज स्किल्ड इनफ यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। ही इज स्किल्ड इनफ यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल से याद कर सकते हो इनफ वाले रूल को। एक तो आप बोलो कि इनफ मनी, ठीक है, एक इनफ मनी आप यूज करो, और दूसरा आप कह सकते हो काइंड इनफ। काइंड इनफ इसे एडजेक्टिव के तौर पर आप याद कर सकते हो। तो ये दो वर्डों को याद कर लो इनफ से कनेक्ट करके, तो यहाँ पे याद है काइंड हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आप पहले यूज़ करो, और मनी आपका नाउन है तो नाउन आपका बाद में यूज़ होगा, नाउन बाद में यूज़ होगा, एडजेक्टिव पहले यूज़ होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ पे मैंने उल्टा ही कर दिया। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला ऑप्शन याद आएगा। अच्छा इस वाले में देखो, यहाँ पे एडजेक्टिव इन्होंने बाद में यूज़ किया, गुड एडजेक्टिव ही है, तो यहाँ पे ये गलत इसी वजह से हो गया। थर्ड वाले में आपका सही है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे या तो पॉसेसिंग यूज़ कर दो, या पॉजिस्ट यूज़ करो, तो यहाँ पे इसके साथ जो वर्ब है वही गलत है। बाकी यहाँ पे स्किल्ड इनफ लिखा है, ये सही था, ठीक है। तो इस वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। फर्स्ट वाला गलत इसलिए होगा, इनफ के बाद गुड है। थर्ड वाला इसलिए गलत है क्योंकि इनफ के इज के साथ आपका पॉजिटिव है। और फोर्थ वाला आपका इसलिए गलत हुआ क्योंकि आपका इनफ के बाद स्किल्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका, बताना है क्या इसका पैसिव फॉर्म आएगा। ले हियर हिम नाउ, हियर हिम नाउ, बताना क्या यहाँ पे आएगा। लेट ऑप्शन नंबर 1 है, लेट ही बी हियर नाउ, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ही शुड बी हियर नाउ, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ही इज रिक्वेस्टेड टू हियर नाउ, या डी ऑप्शन इसका दिया हुआ है। ही शुड बी हियर देन। अब यहाँ पे इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है, ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। जब भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हियर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इसको जब आपको क्या बनाना है, एक्टिव फॉर्म में इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाते हैं, आपका ऑब्जेक्ट आता है पहले, फिर आपका शुड यूज कर सकते हैं हम, शुड प्लस बी और प्लस V3 फॉर्म। ये आपका इसका पैसिव का बनाने का आपका इसका क्या होता है, आप रूल कह सकते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हियर हिम नाउ, जब भी ऐसे एक्टिव में होगा तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट ही था तो इसको ऑब्जेक्ट ही, हिम का क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। फिर क्या, शुड भी लिखा हुआ है। हियर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हियर्ड हो जाएगी। बाकी नाउ का नाउ, नाउ का देम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट था। तो बी ऑप्शन जिसने भी किया था बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखो सेकंड वाले में इज लिखा है, फर्स्ट वाले में लेट, ही लेट के साथ तो वैसे भी हिम आता पहली बात, तो फर्स्ट वाला इस वजह से गलत हुआ। फोर्थ वाले में शुड बी हियर नाउ को देन कर दिया, जो कि इन्होंने वो डाइट एंड वाला रूल लगा दिया। तो बी ऑप्शन राइट है इसका, इस वाले का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बताना है, इम्प्रूवमेंट सेक्शन, इम्प्रूवमेंट पार्ट बताना है। यस्टरडे रवि अननेसेसरली पिक्ड अ क्वारल विद हिज नेबर एंड क्रिएटेड chaos.
ठीक है, बताना यहाँ पे कौन सा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ये रहा, सेकंड ऑप्शन ये रहा, थर्ड ऑप्शन आपका नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, 3 ही ऑप्शन देते हैं, थर्ड ऑप्शन 3 में हो जाएगा। ठीक है, तो यस्टरडे रवि अननेसेसरली पिक्ड अ क्वारल, क्या यहाँ पे पिक्ड अ क्वारल सही है? बिल्कुल सही है। पिक अ क्वारल ही यहाँ पे होता है, और ये आपका ईडियम भी पिक अ क्वारल, फ्रेजेस कह सकते हो या ईडियम कह सकते हो, ये है आपका पिक अ क्वारल। इसका मीनिंग क्या होता है? पिक अ क्वारल का मतलब क्या होता है? पिक अ क्वारल, जहाँ पे आपका पिक अ क्वारल उसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट करना, किसी से बहस करना। तो आप कह सकते हो, उसका मीनिंग आप लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट विद समवन। ठीक है, आर्ग्यूमेंट विद समवन, इसका मीनिंग आप लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट विद समवन। तो यहाँ पे पिक अ क्वारल का मीनिंग हो जाएगा आर्ग्यूमेंट विद समवन। इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे चाहिए हमारा। पिक आउट नहीं बोलेंगे, पिक ऑन नहीं बोलेंगे, पिक अ क्वारल, कोई यहाँ पे प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं होती है, पिक अ क्वारल यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट यानी थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बताना है यहाँ पे, पैरा सिंपल है, इसे देखते हैं किसका यहाँ पे राइट आएगा। पी क्यू आर एस सही करके इसे लगाना। ऑप्शन नंबर 1 ले लो, फर्स्ट है पी क्यू आर एस है, सेकंड ऑप्शन है क्यू आर पी एस है, एस पी, थर्ड ऑप्शन है आर एस पी क्यू है, आर एस पी क्यू, और फोर्थ ऑप्शन है आर पी क्यू एस। तो ये 4 ऑप्शन है, सही करके लगाना है, रीअरेंज करना है। देखते हैं किसका यहाँ पे राइट आता है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका कौन सा वाला राइट यहाँ पे आएगा। 4 ऑप्शन ए रहे, ए बी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि द मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर्स डैश करेंटली हाई वॉलेटाइल। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आर आएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इज आएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे वॉज आएगा, या फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका वर आएगा। हमारा जो टारगेट है ये सीरीज़ करने का, इंग्लिश की सीरीज़ और रीजनिंग की सीरीज़। रीजनिंग का तो हमने इसलिए यहाँ पे स्टार्ट किया है, वहाँ पे हम टाइम टेकिंग क्वेश्चन को करें। कल मेरी फर्स्ट क्लास है, जिसने इंग्लिश वाली वीडियोज़ देखी है, इंग्लिश वाली क्लास 1 देखी है, वो रीजनिंग वाली क्लास 1 भी देखना। वहाँ पे हमने टाइम टेकन क्वेश्चंस को लिया है, और धीरे धीरे वहाँ पे सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो इजी टू मॉडरेट हो, मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो, सभी टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारा टारगेट वहाँ पे टाइम को मैनेज करने होगा। ठीक है, यानी हमारा टाइम जो टारगेट होगा वो एग्जाम में हमें जो रीजनिंग है 30 to 40 मिनट के अंदर करने का हमारा टारगेट होगा। ठीक है, और इंग्लिश में इंग्लिश की सीरीज़ में हमारा टारगेट होगा कि 65 मार्क्स, यानी 35 का तो आपको क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव वो हम अलग से चलाएंगे। इस 65 में से हमारा जो टारगेट होगा कि हम कम से कम 60 प्लस तो स्कोर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो 35 मार्क्स का क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव है, किस लेवल का आता है, कैसा आता है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हम बिल्कुल कर सकते हो रीडिंग सेक्शन सही करके, लेकिन जो क्लोज है, क्लोज में हो सकता है कभी कभी आपका पूरा ही गलत होता है, कभी गलत, ठीक है, कभी आपका सब पूरा ही सही होता है, तो इस टाइप से हम क्लोज का कुछ कह नहीं सकते क्या उसका लेवल रहता है। तो इसलिए हमारा जो टारगेट होगा इस 65 में से हमें 60 प्लस यहाँ स्कोर करना पड़ेगा, और जो 35 में से जो 15 नंबर का कॉम्प्रिहेंसिव है वहाँ पे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, और क्लोज में कहीं ना कहीं हम टारगेट करेंगे। तो धीरे धीरे हम यहाँ पे करते हैं, सभी टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है हर एक। तो रीजनिंग वाली भी इंपॉर्टेंट है जितना इंग्लिश वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में इंग्लिश और रीजनिंग का रोल रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो वहाँ पे टारगेट होना चाहिए कि 80 to 90% स्कोर हो इन दोनों सब्जेक्ट में। द मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर्स डैश क्या आएगा? देखो, द यानी आर्टिकल लगा है यहाँ पे एक के आगे। अगर द मेटल्स और द मिनरल्स होता तो ये दो चीज़ अलग अलग, मेटल और मिनरल अलग अलग बात करता है, लेकिन मेटल एंड मिनरल्स ये एक सिंगुलर हो गया, और द भी लगा, आर्टिकल एक लगा, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब तो आएगा नहीं, तो आर को हटाओ यहाँ से और वर्क को हटाएं। अब यहाँ पे इज आएगा या वॉज आएगा, ये थोड़ा डाउट है। इज आएगा योर, बट आप देखोगे ना, करेंटली हाई वॉलेटाइल, करेंटली का मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। जब प्रेजेंट की बात कर रहा है तो वॉज तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे इज आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पे है कि डोंट हेजिटेट इन क्लियरिंग योर डाउट्स द टीचर सेड टू मी। इनडायरेक्ट बनाना, फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, सेकंड ऑप्शन ये रहा, थर्ड ऑप्शन ये रहा, और फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं। पहले हमारा टारगेट है कि क्या यहाँ पे बन सकता है। द टीचर सेड टू मी को द टोल्ड कर सकते हैं हम, तो टीचर ने ऑर्डर तो नहीं देगा डोंट हेजिटेट इन क्लियरिंग, यानी वो हेजिटेट मत होना अपने डाउट्स को पूछने में। टीचर अगर किसी को कह रहा है तो वो वहाँ पे उसे ऑर्डर नहीं दे रहा है, ऑर्डर नहीं दे रहा है, तो बी ऑप्शन को उठाओ। द टीचर परसुएटेड मी, वो राजी नहीं कर रहा है कि आप पूछो पूछो पूछो, ठीक है, वो बोल रहा है कि कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, तो परसुएट नहीं कर रहा है, उसे राजी नहीं कर रहा है उन्हें, तो थर्ड ऑप्शन भी है। फोर्थ ऑप्शन भी हम देखेंगे, क्या फर्स्ट वाला देखते हैं राइट है नहीं है। द टीचर सेड टू मी, सेड टू को टोल्ड किया, टोल्ड मी, और डोंट, जब हमारा डोंट आता है ना,
डोंट। जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाते हो तो क्या लिखते हो, नॉट टू लिखते हैं, तो नॉट टू लगते हैं, तो डोंट को नॉट टू हेजिटेट इन क्लियरिंग। अब यहाँ पे यूर डाउट नहीं आएगा, यू यानी सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यूर का हो जाएगा माई डाउट। तो फर्स्ट में तो कोई गलती नहीं लग रही, फर्स्ट वाला सही है, लेकिन इसके फोर्थ ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं, कोई क्या पता फोर्थ ऑप्शन तो इसका राइट नहीं जाता है। देखते हैं यहाँ पे, द टीचर रिक्वेस्टेड, टीचर रिक्वेस्ट ही करेगा, तो यहीं पे गलत हो गया, इसका मतलब इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऑप्शन ही यहाँ पे राइट था। अगला यहाँ पे है कि इजी ट्रांसपोर्ट वॉज द मेन रीजन वाई सिटीज ग्रो इन द रिवर बैंक ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, सेकंड ऑप्शन ये रहा, थर्ड ऑप्शन ये रहा, अब फोर्थ ऑप्शन है आपका है नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कौन सा वाला राइट है, इजी ट्रांसपोर्ट वॉज द मेन रीजन, ठीक है, वाई सिटीज ग्रो इन द रिवर बैंक। अच्छा, इन द रिवर बैंक होता है सिटीज ग्रो, सिटी ग्रो कर रही है किसका, समुद्र के किनारे, क्या बोलते हैं सिवर, नदी के किनारे, नदी के किनारे तो सिटीज होंगी, इन द मतलब नदी में थोड़ी होंगी, रिवर बैंक इन द रिवर थोड़ी होगा, तो इन द रिवर तो वैसे नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन आप हटा दो। अलोंग यानी अलोंग का मतलब क्या होता है कि एक साथ साथ, यानी रिवर बैंक क्या होता है, नदी का जो किनारा है समुद्र के, उसके किनारे क्या क्या होते हैं, घर बने होते हैं, सिटीज बनी, सिटीज रहती है, ठीक है, चारों तरफ, तो किनारे पे होते हैं, तो अलोंग मतलब उसके साथ साथ यानी उसके किनारों पे, तो अलोंग आएगा, तो इन द तो आएगा नहीं, जब इन द यानी आपका जब सेकंड वाले में देखो इन द रिवर्स बैंक, इन द नहीं आएगा, अब यहाँ पे बैंक्स भी नहीं आएगा, ठीक है, बैंक्स भी गलत है, बताएं क्यों गलत है। अच्छा, अब फर्स्ट और थर्ड में से एक आएगा, इतना हमें पता है कि इन द तो आएगा नहीं, क्योंकि इन द रिवर मतलब रिवर में थोड़ी बनेंगे सिटीज, ग्रोथ ही होंगे, रिवर में सिटीज नहीं होंगे, उसके किनारे पे होंगे, तो अलोंग यूज करेंगे, समुद्र ठीक है, तो अलोंग यूज करेंगे, तो अलोंग के लिए फर्स्ट आएगा या थर्ड आएगा, अलोंग द रिवर बैंक आएगा या अलोंग द रिवर बैंक आएगा, यानी एस वाला आएगा या फिर विदाउट एस, सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा। ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, जब यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, जब वर्ल्ड की बात कर रहा है, इसका मतलब सभी बैंक्स, रिवर बैंक्स की वो बात कर रहा है, ठीक है, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि वो सभी बैंक्स, तो इसका मतलब यहाँ पे बैंक नहीं आएगा, यहाँ पे प्लूरल आएगा क्या, बैंक्स, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड से पता चल रहा है कि सभी वो रिवर बैंक्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है गोल्डन हैंडशेक। अच्छा, ये ईडियम है जो अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए यहाँ पे मैं शेयर, गोल्डन हैंडशेक का मतलब क्या होता है, गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है ए अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, अ बिग अमाउंट ऑफ मनी गिवन आफ्टर ए बिग अमाउंट ऑफ मनी, रिटायरमेंट के बाद जो आपका जो मनी मिलती है, एक पूरी जो मनी मिलती है रिटायरमेंट के बाद, वो उस मनी को आप कह सकते हो गोल्डन हैंडशेक। ठीक है, गोल्डन हैंडशेक, तो ए बिग अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर रिटायरमेंट, तो यहाँ पे क्लियर है इसका मीनिंग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है यहाँ पे कि योर ट्रू फ्रेंड विल स्टैंड्स अराउंड यूअर्स इन योर फेलर्स एंड योर सक्सेस, तो यहाँ पे बताना है कि स्टैंड अराउंड यूअर्स इन, कि यहाँ पे राइट लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया है स्टैंड अप टू यू ऑन, स्टैंड बाय यू ऑन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है स्टैंड बाय यूअर इन, या फोर्थ ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, कोई जरूरत नहीं है, सही लिखा है जो भी है, बताओ। योर ट्रू फ्रेंड विल स्टैंड, अब यहाँ पे पहली बात आप देखो विल लिखा है, ठीक है, विल के साथ तो आपका V1 फॉर्म होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म आता है, यानी V1 फॉर्म होता है, तो स्टैंड तो वैसे ही नहीं आएगा, मतलब आपका डी ऑप्शन गया। अब आप देखो फर्स्ट वाले में भी स्टैंड्स लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया, अब हमारे पास बी और सी है, क्या स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है, सपोर्ट, जो ट्रू फ्रेंड रहता है वो सपोर्ट करता है तुम्हें, तुम्हारे फेलियर में भी और तुम्हारी सक्सेस में भी, तो हर टाइम वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तो स्टैंड बाई क्या होता है, तुम्हें सपोर्ट करता है ना, तुम्हारा सपोर्ट ही करेगा, तो यहाँ पे योर तो आएगा नहीं, क्या आएगा, यू आएगा, स्टैंड बाई यू, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन राइट था। पॉसेसिव केस नहीं आएगा यहाँ पे, प्रोनाउन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टैंड बाई यू होगा, ना कि योर्स होगा। अगला यहाँ पे है कि 1/3 ऑफ द कंस्ट्रक्शन हैव बीन कंप्लीटेड इन अ शॉर्ट स्पैन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है, नो एरर, एरर बताना कौन से वाले पार्ट में, 1/3 ऑफ द कंस्ट्रक्शन में है, हैव बीन कंप्लीटेड में है, इन ए शॉर्ट स्पाम में। अब आप देखोगे 1/3 ऑफ द कंस्ट्रक्शन, पहली बात तो आप कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन किस टाइप का नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब आता है वो आता है सिंगुलर, ठीक है, तो 1/3 ऑफ द कंस्ट्रक्शन तो सही लिखा है, लेकिन जो नाउन है जो वर्ब है वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, इसका मतलब यहाँ पे हैव बीन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैज़ बीन, यानी सेकंड वाले पार्ट में आपका मिस्टेक था, हैव बीन की जगह हैज़ बीन आएगा, क्या इसका रीज़न है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो अनकाउंटेबल है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं।
तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बताना है कि प्रियंका सेड टू सौरभ, इफ आई वर ट्रैप्ड ऑन ए डिजर्टेड आइलैंड, इफ आई वर ट्रैप्ड ऑन ए डिजर्टेड आइलैंड आई वुड लूज माई माइंड इन फियर। क्या इसका इनडायरेक्ट फॉर्म है, वो चीज़ आपको बताना है। इनडायरेक्ट फॉर्म यहाँ पे बताना है। अब ध्यान से बना, प्रियंका सेड टू सौरभ, ठीक है, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। इसके बाद जो लाइन आप देखोगे ना, इफ आई वर ट्रैप्ड ऑन ए डिजर्टेड आइलैंड, इफ आई वर ट्रैप्ड ऑन ए डिजर्टेड आइलैंड आई वुड लूज माई माइंड इन फियर, ये चीज़ आप देखोगे, ये चीज़ आपका बिल्कुल सही है। इफ आई वर ट्रैप, अगर यदि मैं ट्रैप हो जाता है यदि मैं ट्रैप होता है किसमें, डिजर्टेड आइलैंड पे, तो आई वुड लूज, मैं खो लेता अपना माइंड को डर के मारे, ठीक है, अपना पूरा ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर। तो ये चीज़ सही है, ये लाइन यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ट्रुथ है यहाँ पे, सही चीज़ है, तो यहाँ पे नो चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला पूरा, बस यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होता, आई चेंज हो जाएगा, प्रियंका सी हो जाएगा। तो आप फर्स्ट वाले में देखोगे तो इफ सी वर ट्रैप्ड ऑन द, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था। अगला है कि आई विल क्लियर ऑफ दिस ड्रॉवर एंड देन यू कैन पुट योर थिंग्स इन इट, ऑप्शन नंबर 1 ये रहा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट, कोई ज़रूरत नहीं। तो आई विल क्लियर ऑफ दीज ड्रॉवर, देखो दीज के साथ तो पहली बात तो जो यहाँ पे आना चाहिए था ड्रॉवर्स, वो प्लूरल आना चाहिए था, क्योंकि दीज के साथ हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ड्रॉवर्स होना चाहिए था, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट वाला सेक्शन नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में दिस के साथ यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए था, ड्रॉवर होना चाहिए था, और यहाँ पे ड्रॉवर्स लिखा है, तो फर्स्ट वाला भी गया। अब यहाँ पे सेकंड और थर्ड है, क्लियर ऑफ का मतलब चीज़ों को हटा देना, लेकिन वो क्या कर रहा है, ड्रॉवर को क्या करेगा, साफ करेगा, साफ करने के लिए क्लियर अप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो ड्रॉवर है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये हमें देखना है। तो आई विल क्लियर अप दीज ड्रॉवर्स आएगा या दिस ड्रॉवर, देन यू कैन पुट इट थिंग्स इन इट। इट से ये बता रहा है, इट क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, तो इट से हमें पता चल रहा है कि वो एक ड्रॉवर की बात कर रहा है, यानी ड्रॉवर हमारा सिंगुलर आएगा। किससे पता चला है, इट से, तो इट से हमारा पता चलता है ड्रॉवर सिंगुलर आएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दीज ड्रॉवर्स लिखा है, और सेकंड वाला राइट होगा क्योंकि यहाँ पे दिस ड्रॉवर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन एज वेल एज हिज रिकॉर्ड इन स्पोर्ट डिजर्व हाई प्रेजेस। तो बताना है कौन से पार्ट में मिस्टेक है, ए बी सी या डी, कोई मिस्टेक नहीं है, यानी नो एरर, ठीक है। तो हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन में जो उसकी सक्सेस है, एज वेल एज उसके साथ साथ उसका जो रिकॉर्ड है इन स्पोर्ट्स में, वो डिजर्व करता है हाई प्रेज को। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, तो कोई गलती नहीं है, नो एरर, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा इस वाले पार्ट में आपका नो एरर, यानी कोई एरर नहीं है, ठीक है। एज वेल एज से यहाँ पे, यानी उसके साथ साथ जो उसका रिकॉर्ड है स्पोर्ट्स में, डिजर्व करता है हाई प्रेज को, हाई पुश, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, नो एरर, कोई मिस्टेक नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द फ्लूट इज बीइंग प्लेड बाय शंकर, ये फॉर्म है कौन सा, पैसिव फॉर्म, लेकिन हमें क्या बताना है, उसका एक्टिव फॉर्म बताना है। तो इज बीइंग कैसे हुआ होगा, जब ये आईएनजी फॉर्म में होगा, आईएनजी यानी प्रेजेंट के कंटिन्यूस में होगा, तो हमें देखना है यहाँ पे वॉज तो नहीं है, वॉज तो गलत हो जाएगा। थर्ड वाले में हैज़ बीन नहीं होगा, यहाँ पे प्लेइंग है, बिल्कुल गलत है, कोई वर्ब नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी बचता है यहाँ पे इसका राइट वाला। तो ये था आपका क्लास नंबर सेकंड। इस क्लास नंबर सेकंड में जो भी डाउट है वो चीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, बाकी हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट है, वो जो भी अपडेट या नोटिफिकेशन आता है वो चीज़ मैं बता देता हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और हर एक क्लास को 6 PM पे कंटिन्यू देखना। और कहीं ना कहीं आपको हर एक क्लास के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट है, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आप सीखोगे। और हमारा टारगेट है कि 65 जो आता है यहाँ पे एसएससी स्टेनो, या इसके अलावा DSSB स्टेनो में आपका 40 मार्क्स का इंग्लिश आता है। हर हर एग्ज़ाम में इंग्लिश का रूल इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हमें 90% स्कोर करना है इंग्लिश में, ठीक है, टारगेट यही है। बाकी इसके अलावा मैं एक क्लोज है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेली कोशिश कर रहा हूँ अब कराने की, क्योंकि मोबाइल से अभी मैं करा रहा हूँ, तो वहाँ पे जो क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव है पूरा नहीं आ पाता, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अब मैनेज करने की कैसे होता है, क्या होता है, वो चीज़ मुझे बता देना। आज या कल में मैं क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव बता देखता हूँ, क्लोज की वीडियो मैं पहले बता दूंगा, क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव में कोई एक करा दूंगा, तो उसके बाद बताना प्रॉब्लम मैनेज अगर हो जाता है, मोबाइल में हो जाता है, ये सही से मैं समझा पाता हूँ, तो वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। बाकी रीजनिंग की क्लास भी देखो डेली 9 PM पे, और 9 PM और 6 PM, ये दो क्लासेस कभी मिस मत करना। 1 मंथ कंटिन्यू आप देखोगे, काफ़ी कुछ आपको इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। रीजनिंग में टाइम मैनेज आप अच्छे से कर पाओगे, इंग्लिश में एक्यूरेसी थोड़ा यहाँ पे आएगी, बाकी क्लोज कॉम्पिटिशन पे भी कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, साथ देने के लिए शुक्रिया, ठीक है, ऑल द वे, बाय।